नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं स्पेशली लेके आया हूँ उन न्यू कमर्स के लिए जो अभी-अभी कनाडा आ रहे हैं। और जब आप नए-नए कनाडा में आएँगे तो एक अच्छा-सा अकोमोडेशन फाइंड करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सो दरअसल हुआ क्या था कि लास्ट वीक मेरा एक फ्रेंड है वो जो जनवरी में आया था फैमिली के साथ में और उसको एक अकोमोडेशन खोजना था। आइडियली उन लोगों ने एक आते ही एक बेसमेंट ले लिया था 1 बीएचके, बट बेसमेंट पे उनको वो कम्फ़र्ट नहीं लग रहा था। तो हम लोगों की मुलाकात हुई थी पिछले कुछ दिनों से, हम लोग अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो उसने बोला भाई चलो यार कुछ एक अपार्टमेंट वगैरह खोजते हैं। फिर हम लोग लगभग लगभग 2 से 3 वीक का हमें समय लगा। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया और फाइनली हमें एक अपार्टमेंट मिल गया। बट ये जो पूरी जर्नी थी इस दौरान हाउसिंग सिचुएशन जो कनाडा की है उसको लेकर के अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। तो मैंने सोचा उसको एक डिटेल में वीडियो बनाते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है फ़िलहाल मोंकटन को लेकर के है, तो मैं कॉन्सन्ट्रेटेडली बात करूँगा मोंकटन सिटी की। उसके अलावा भी अगर आप कनाडा की कोई दूसरी सिटी में भी आते हैं तो एक बेसिक आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाएगा कि क्या सिचुएशन है और आप कैसे एक अच्छे फ्रूटफुल वे में जो है अपनी सर्च को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ अकोमोडेशन की दोस्तों। तो जब भी आप कनाडा आएँगे तो एज़ ए न्यूकमर हमारी प्रेफ़रेंस होती है कि हम सस्ते से सस्ता अकोमोडेशन खोजें। और जब सस्ता अकोमोडेशन की बात आती है तो पहला प्रेफ़रेंस दी जाती है बेसमेंट को। अब बेसमेंट यहाँ पर दोस्तों मैं बताता हूँ कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर बेसमेंट 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला हो गया लीगल बेसमेंट, दूसरा होता है इल्लीगल बेसमेंट। लीगल इल्लीगल बेसमेंट ये टर्म मुझे भी कुछ लोगों ने समझाई है। सो अगर लीगल बेसमेंट की मैं बात करूँ तो आपका जो शोल्डर है, यानी मेरी जो 5 फीट 4 इंच की हाइट है, तो मेरी अगर शोल्डर से ऊपर मुझे बारी देखने को मिल जाती है और बड़ी-बड़ी बारियाँ होती हैं, मतलब आपको एक्सेस बाहर का दिखता है। इल्लीगल बेसमेंट में क्या होता है कि काफ़ी हाइट पे छोटी-छोटी बारियाँ दे रखी होती है। मैं लीगल बेसमेंट का आपको लाइव वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी-बड़ी बारियाँ आपको दिख रही है, ये लीगल बेसमेंट है। अगर मेरे बेसमेंट की भी बात करूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ फ़िलहाल, सो ये बेसमेंट आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो रूम में इतनी बड़ी बारियाँ हैं, प्रॉपर एक्सेस दिख रहा है, तो ये है आपका लीगल बेसमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि लीगल बेसमेंट क्या होता है। अब इसी तरह से इल्लीगल बेसमेंट क्या होते हैं दोस्तों, बहुत छोटी-छोटी बारियाँ होती है उसमें। मैं कुछ एक इमेज डाल दूँगा ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, ठीक है ना? और इल्लीगल बेसमेंट में क्या होता है, किचन वगैरह आपको बहुत छोटे देखने को मिलेंगे। मतलब वो दे आर नॉट डिज़ाइन्ड फॉर द अकोमोडेशन, बट उसको मॉडिफ़ाई करके बनाया जाता है कि लोग वहाँ पे रहें और जिससे कि जो ओनर्स है वो कुछ कमा सके। सो अगर यहाँ पे लीगल बेसमेंट में किचन आपको काफ़ी बड़े प्रॉपर किचन मिलेंगे, इल्लीगल बेसमेंट में बिल्कुल छोटे से किचन मिलेंगे। मैं यहाँ पर 2 क्लिप डाल देता हूँ साइड में ताकि आपको किचन से भी डिफरेंस आ जाएगा। हालाँकि इसको कोई थंब रूल नहीं बोल सकते कि हाँ, यही एक डेफिनेशन लीगल या इल्लीगल की। बट मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूँ कि आप एक आइडिया ले सकें कि हाँ, दिस बेसमेंट इज़ मेड फॉर लिविंग और एक ये दिस बेसमेंट इज़ मॉडिफाइड कि वहाँ पर लोग ले सकें। सो अगर आप अकोमोडेशन सेलेक्ट करते हैं तो मैं पहली प्रेफ़रेंस दूँगा कि लीगल बेसमेंट लीजिए, क्योंकि वहाँ पर समर में तो ऑब्वियसली अच्छा उजाला रहेगा। एक मतलब एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिखता है। बात आती है विंटर की, हालाँकि मैंने यहाँ का विंटर अभी तक देखा नहीं है, बट मेरे कॉन्टेक्ट्स ऐसा बोलते हैं कि विंटर में बेसमेंट में जब स्नो आपका एक्यूमुलेट हो जाती है काफ़ी हाइट पर, तो वैसे भी आपको प्रॉपर उजाला देखने को नहीं मिलेगा। हालाँकि विंटर में कनाडा में भी आपको इतना ज़्यादा सनलाइट वगैरह देखने को नहीं मिलती। इवन दो उस सिचुएशन में भी आपका बेसमेंट में अगर स्नो अक्यूमुलेट हो चुका है बाहर की पेरिफेरल में, तो बेसमेंट में वैसे ही विंडोज़ कवर हो जाती है और अगर आप इल्लीगल बेसमेंट में रह रहे होंगे, तो वो बहुत टफ़ हो जाता है रहना। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको बंद दीवारों में रहने का कहा जाए, तो कितना टफ़ होता है उसमें रहना, ठीक उसी तरह की सिचुएशन बन के आती है। सो एज़ ए न्यूकमर जब आप हाउस हंट पे निकलते हैं, घर खोजते हैं अपना, तो प्रेफ़रेंस दीजिएगा कि अगर आपको $50-100 के डिफरेंस में कुछ बेसमेंट मिलता है, तो लीगल बेसमेंट लेने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पर आपको अ, एक अच्छा वाइब मिल सकता है टाइम बीइंग। हालाँकि मैं कहूँगा कि बेसमेंट जो है वो सरफेस लेवल पे अपार्टमेंट या फर्स्ट फ्लोर पे रहने से तो अच्छा नहीं होता। बट ठीक है, स्टिल यू कैन मैनेज और लोग रहते हैं। इवन मैं कहूँगा कि न्यू कमर्स में 60-70% लोग बेसमेंट्स में ही रहते हैं और अच्छे से रह सकते हैं, उसका इतना इश्यू नहीं है। सो दोस्तों ये हमने समझा बेसमेंट के बारे में। अब बेसमेंट के अलावा अगर आपके पास में ऑप्शन आता है तो वो आता है ग्राउंड फ्लोर पे रहने का। अब दरअसल कनाडा में मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ तो उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी मुझे बताई कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट बोलते हैं। ग्राउंड फ्लोर इसलिए नहीं बोला जाता कि एग्जैक्ट ग्राउंड लेवल पे मकान यहाँ पे नहीं होते हैं। सो अगर मैं पीछे जो आप मकान देख रहे हैं इसकी भी बात करूँ, तो ये जो आप देख रहे हैं मेरी सीध में, मेरी शोल्डर की सीध में जो है वो बेसमेंट की आपका सीलिंग आ गई और इसके ऊपर जो है ये फर्स्ट फ्लोर हो गया और उसके नीचे बेसमेंट हो गया। सो या तो आप बेसमेंट में रह सकते हैं या फिर आप फर्स्ट फ्लोर का कोई मकान देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों मिलना,
यूजुअली क्या होता है कि अगर आप इंडियन कम्युनिटी में मकान देखने की बात करते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे अक्सर जो है इंडियन ओनर्स रह रहे होते हैं, उन्होंने मकान को लीज़ पे, मॉर्टगेज पे ले लिया होता है या पूरी तरह से ओन कर रहे होते हैं, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे ऑक्यूपाई करेंगे और अपना जो बेसमेंट है वो यूजुअली वो लोग रेंट पे देते हैं, तो वो आपको मिल जाता है। हाँ, यदि आपको फर्स्ट फ्लोर चाहिए रेंट पे, तो उस केस में कोई गोरा अगर आपको एज़ ए इन्वेस्टमेंट उसने प्रॉपर्टी रख रखी है या कोई इंडियन भाई ने भी एज़ ए इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉपर्टी रख रखी है और फिर वो उसका ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट अलग-अलग रेंटल पे डाल रहा है, तो वहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि या तो आपको बेसमेंट मिल जाए या फिर आपको फर्स्ट फ्लोर मिल जाए। ध्यान रखिएगा, जब भी फर्स्ट फ्लोर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसका रेंट बेसमेंट से लगभग $200 के आसपास में अपर साइड में ही आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों यदि मैं बेसमेंट के रेंट की बात करूँ तो वो रेंज है 1150 से 1250 1350 तक जाता है। फिर चाहे आप 1 बीएचके की बात करें या 2 बीएचके की बात करें। 1 बीएचके और 2 बीएचके में हार्डली 100 या $150 का ही डिफरेंस आता है। और ये जो मैंने आपको रेंट बताया है, ये प्लस यूटिलिटीज़ के केस में आपको बता रहा हूँ नॉर्मली। अब अगर 1150 वाला है तो हो सकता है वो यूनिट आपको 1350 में इंक्लूडिंग यूटिलिटी मिल जाए या 1300 में इंक्लूडिंग यूटिलिटी मिल जाए, तो वो तो एक कैलकुलेशन है। और स्पेशली जब आप यहाँ पे आएंगे और जब खोजना शुरू करेंगे तो उस वक्त के करंट सिनेरियो के रेट्स आपको जो है वो अलग देखने को मिलेंगे। अभी जब हम हाउस हंट कर रहे थे तो उस समय जो रेट्स आ रही थी वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। काफ़ी सारी यूनिट्स हमको 1300 इंक्लूडिंग यूटिलिटी ऑफर हुई। कुछ एक यूनिट जो थोड़ी आउटस्कर्ट में थी वहाँ 1150 प्लस यूटिलिटी वो लोग बोल रहे थे। और यूटिलिटी में नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि अगर आप बेसमेंट यूनिट में हैं तो कुछ लोग जो है वो अगर आपका प्लस यूटिलिटी वाला पार्ट है तो उसमें बोलेंगे कि 60-40 का शेयरिंग या 70-30 का शेयरिंग, यानी कि 70% वो पे करेंगे, 30% जो बिल आएगा वो आपको पे करना है। अब अगर आप प्लस यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव पे जा रहे हैं दोस्तों, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आइडियली 1 बीएचके अगर आप लेते हैं तो यूटिलिटी समर में आपका जो बिल अगर 70-30 या 60-40 का भी कैलकुलेशन पकड़ेंगे तो एज अ थंब रूल जस्ट एक बेसिक कैलकुलेशन में $60 तक जा सकता है। विंटर में वही बिल आपका 110 या $120 तक जा सकता है। सो ये एक एवरेज कैलकुलेशन लेके आप अपना बजट प्लान कर सकते हैं जब भी आप हाउस हंट के लिए निकलते हैं तो। क्योंकि विंटर में जो है वो $350-400 के आसपास, यानी कि अप टू $400 तक टोटल यूनिट का बिल जाता है। उसको 70-30 या 60-40 के रेशियो में आप प्रोपोर्शनेट करेंगे तो लगभग यही कैलकुलेशन बन के आती है। सो ये हमने समझा बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर यूनिट, यानी कि एक घर के अंदर में हम जब रेंट का ऑप्शन देख रहे हैं तब। अब बात आती है अपार्टमेंट्स की। सो अपार्टमेंट के केस में दोस्तों यहाँ पर मॉर्गन में अभी की तारीख में 1 बीएचके यूनिट का रेंट स्टार्ट हो रहा है 1250 से लेकर के 1450 तक, और 2 बीएचके यूनिट्स का रेंट स्टार्ट होता है 1350 से लेकर के 1650 तक। सो ये यहाँ पर रेंट्स मुझे फ़िलहाल देखने को मिले हैं जब हम लोग खोज रहे थे तब। अपार्टमेंट में यूजुअली आपको यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड मिलती है एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं दोस्तों तो अ, जैसा मैंने बेसमेंट और हाउसिंग के बारे में बोला तो वहाँ एक यूटिलिटी लमसम हमने कैलकुलेट कर ली। अपार्टमेंट के केस में कई सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में देने होंगे। यूटिलिटी में पहला फैक्टर आता है सीवरेज, दूसरा फैक्टर आता है गार्बेज, तीसरा फैक्टर आता है वाटर, फोर्थ आता है इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ आता है हीट। नॉर्मली क्या होता है कि हीट, सीवरेज, गार्बेज कलेक्शन, वाटर, ये सब जो है वो इंक्लूडेड होते हैं यूटिलिटी में, और आपको ओनली इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग से पे करना होता है। सो उस केस में अगर आप इस टाइप की कोई अपार्टमेंट रेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो वो हार्डली आपका $60, विंटर में 60-70 या मैक्सिमम $100 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाता, उससे इवन कम ही रहता है। और समर में वही जो ओनली इलेक्ट्रिसिटी है वो $30-40 तक जाती है, इन केस हीट उनके अंदर इंक्लूडेड है। अगर हीट इंक्लूडेड नहीं है तो फिर वो ही कैलकुलेशन लगेगी जो आपने एक बेसमेंट के लिए ली थी, सिमिलर कैलकुलेशन का रेट आपका यूटिलिटी का अप्लाई हो जाता है। तो ये बेसिकली आपको एक छोटा-सा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि खोजना कब स्टार्ट करना है। अक्सर कन्फ्यूजन क्या होता है कि जब हम लोग आ रहे होते हैं तो कुछ लोग 4-5 महीने पहले से ही पोस्ट डालना स्टार्ट कर लेते हैं कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, मुझे मकान चाहिए। तो यहाँ पर एक मेरा अभी रिसेंटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी आप अपार्टमेंट खोजने जाते हैं तो अपार्टमेंट के लिए आपको जो सर्च स्टार्ट करना है वो एटलीस्ट 3.5 मंथ पहले स्टार्ट कर देना है। रीज़न कि यहाँ पर कई सारे अपार्टमेंट के जो प्रोवाइडर्स हैं, कई सारे बड़े-बड़े प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स हैं, उनका जो नोटिस पीरियड स्टार्ट होता है वो 3 मंथ का होता है। सो जब भी आपको घर चाहिए होगा उसके 3 महीने पहले ही जो अभी जो ऑक्यूपेंट है वो नोटिस देगा अपने प्रॉपर्टायर को कि मैं जो हाउस है वो वैकेट कर रहा हूँ। सो उस 3 मंथ के नोटिस में वो लोग फिर उसको एडवर्टाइज़ करेंगे कि अब हमारा ये रेंट के लिए प्रॉपर्टी अवेलेबल है। सो आप वेल एडवांस अगर खोजेंगे तो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी।
कुछ प्रॉपर्टायर का 2 महीने का होता है, कुछ का 1 महीने का होता है, बट अच्छे-अच्छे जो बड़े-बड़े प्रॉपर्टायर्स हैं यहाँ पर वो 3 महीने का नोटिस पीरियड देते हैं। सो ये बात हो गई अपार्टमेंट के केस में। हाँ, अगर आपको बेसमेंट लेना है या फर्स्ट फ्लोर लेना है, तो उस केस में मैक्सिमम 1 महीना, क्योंकि 1 महीने से पहले अगर आप खोजेंगे तो यूजुअली आपको नहीं मिलते हैं। क्योंकि जो भी बंदा ऐड डालेगा फेसबुक मार्केट प्लेस में या कहीं पर भी, तो वो इतना एडवांस में ऐड नहीं डालता है, क्योंकि इनकी नोटिस पीरियड भी 1 ही महीने की होती है। तो उस केस में आप अगर बेसमेंट खोज रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर खोज रहे हैं, तो उस यूनिट के लिए आप मैक्सिमम 1 महीने पहले स्टार्ट कीजिए अपना हंट, तो आपको अच्छी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। और आप उसी उसी टाइम ड्यूरेशन में ही आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, इवन ज़्यादा जल्दी खोजेंगे तो नहीं मिलेगी। अनटिल अनलेस कोई बंदा नए घर में मूव कर रहा है विद ए प्रोजेक्टेड डेट ऑफ मूवमेंट, तो वो हो सकता है पहले से ही आपके साथ रेंटल कमिटमेंट कर ले, बाकी जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हाउसेस है वहाँ पे नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर प्रॉपर्टाइज़ की बात करूँ तो आप जब भी खोजना शुरू करेंगे, अगर मैं स्पेसिफिकली माउंटेन की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ बड़े-बड़े प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं, उनके वेबसाइट की डिटेल्स, उनके नाम वगैरह डाल दूँगा। तो आप वन बाय वन उनको अप्रोच कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से 5-7 बड़े-बड़े जो है ग्रुप्स हैं, उनकी डिटेल्स अगर आपको मिल जाती है, तो आप 3-1 महीने पहले 4 महीने तक के टाइमिंग फ्रेम में उनको मेल-वेल कर लीजिए। हाँ, एक और चीज़, वेल एडवांस में भी मेल कर सकते हैं और उनकी जो वेट लिस्ट है ना, उसमें अपना नाम लगवा सकते हैं। सो उस तरह से आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अब अब आता है रेंटिंग प्रोसेस को लेके थोड़ी बात करते हैं कि रेंटिंग प्रोसेस क्या है। बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर जैसा अगर आप छोटा सा कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसका कुछ बड़ा प्रोसीजर नहीं है। सिंपली आप जाएंगे, ऑनर को अप्रोच करेंगे, 1 महीने का आपका जो रेंट है वो एडवांस में लेते हैं, और 1 महीने का जो रेंट है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। उसके बाद में सर्विस न्यू ब्रुंसविक के थ्रू जो है वो आपका एक रेंटल एग्रीमेंट बन जाता है, और उसके बाद अपना पोजीशन जो भी डेट है उसकी ऑक्यूपेंसी लेकर के आप अपना रेंट पे ले सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले भी कुछ जैसे अपार्टमेंट्स जो है वो देते हैं। अपार्टमेंट के अलावा भी जो है कुछ घर भी रेंट पे देते हैं, जो उनके खुद के होते हैं। तो वो भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको ओनर को जाके मिलना है, कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और डायरेक्ट ओनर में क्या डिफरेंस है, थोड़ा वो समझ लीजिए। डायरेक्ट ओनर में केस में क्या होता है दोस्तों, कि वो आपके लक के ऊपर है कि भई अच्छा ओनर मिल गया तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा, और एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर ओनर ढंग का नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रगल आपको हो सकता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की ग्रुप केस में आपको सर्विसेज़ उनकी तरफ से प्रॉपर मिलती है, मेंटेनेंस अच्छा होता है प्रॉपर्टियों का, क्योंकि उनका भी अपना ब्रांड वैल्यू है मार्केट में, तो उस हिसाब से आपको एक अच्छा-सा एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। सो ये थोड़ा इसके बेसिस पर आप अपनी प्रेफ़रेंस डिसाइड कीजिएगा। अब मेजर फैक्टर जो आता है वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल फैक्टर आता है, क्योंकि जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं वो अगर अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे डालेंगे, तो उनके जो रेंट्स होंगे वो कंपैरेटिवली हाई होते हैं। हाँ, एक और चीज़ दोस्तों, कि जब भी आप अपार्टमेंट खोजेंगे कोई बड़े प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप के थ्रू, तो वहाँ पर उनकी जो लिस्टिंग है उसको प्रॉपर्ली पढ़िएगा। कई जगह पे जो है वो पार्किंग है उसका एडिशनल चार्ज होता है। जैसे हम लोग जब खोज रहे थे, तो कई एमयू प्रॉपर्टी है, एक नॉर्थ व्यू वाली है, उनकी प्रॉपर्टीज़ में पार्किंग का, पर कार पार्किंग का $200 अलग से चार्जेबल था पर मंथ। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है दोस्तों। तो उसको आप प्रॉपर्ली पढ़िएगा कि उनकी लिस्टिंग में क्या-क्या उन्होंने प्लस माइनस लिखा है, क्या-क्या ऐड ऑन चार्जेस वो लोग मेंशन कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हमने समझ ली। एग्रीमेंट की बात है तो सिंपल सा न्यू ब्रुन्सविक की सर्विस, न्यू ब्रुन्सविक के थ्रू आपका 1 साल का एग्रीमेंट बनता है। अब बात करते हैं लीज़िंग टर्म्स की। तो यहाँ पे लीज़िंग टर्म्स जो है मंथली होती है, क्वार्टरली होती है और एनुअली होती है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप मंथली टर्म्स पे जा सकते हैं। मंथ टू मंथ आप रिन्यू करते रहिए और कंटिन्यू करिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, बड़े ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं, तो नॉर्मली वो 1 ईयरली जो लीज़ है उसको कंसेप्ट करते हैं। मंथली लीज़ में नॉर्मली जो बेसमेंट वगैरह होते हैं ना दोस्तों, ये मंथली लीज़ पे चढ़ाते हैं, और उसमें आपका नोटिस पीरियड भी 1 महीने का होता है। ईयरली लीज़ अगर आप लेते हैं, तो यूजुअली ईयरली लीज़ वालों का नोटिस पीरियड जो है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में 3 महीने का होता है। क्वार्टरली लीज़ मैंने किसी की देखी नहीं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो क्वार्टरली लीज़ लेता हो। तो जस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। अब उसके बाद में जो बड़े ग्रुप्स के साथ आप रेंटिंग प्रोसेस पे जाएँगे, जैसे कि एमयू प्रॉपर्टीज़ हो गया, नॉर्थ व्यू हो गया, किलम हो गया, इनके थ्रू आप कोई, इनका अपार्टमेंट हो गया या इनका कोई घर रेंट पे ले रहे हैं। सो इनके एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले बड़े ग्रुपों की तो साइट पर ही लिस्टिंग होती है कि ये प्रॉपर्टी इस तारीख से अवेलेबल है, ये हमारा रेंट है, क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है। तो आप इनकी साइट पे जाके सब कुछ देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा, और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इन जनरल अगर कोई प्रॉपर्टी लिस्टेड नहीं है और आपका भी विज़न लॉन्ग टर्म का है, कि मान लीजिए 6 महीने 7 महीने बाद आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो उस केस में आप ईमेल के थ्रू उनको अप्रोच करके एक वेट लिस्ट में अपना नाम डलवा सकते हैं कि भाई मुझे 1 बीएचके या 2 बीएचके प्रॉपर्टी चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया में चाहिए, तो आपकी कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है तो आप मुझे नोटिफाई कर लीजिएगा, मैं रेंट पे लेना चाहता हूँ। तो ये वेट लिस्ट प्रोसीजर हो गया।
अब नॉर्मली अगर कोई प्रॉपर्टी एडवांस में अवेलेबल है तो यूजुअली बड़े ग्रुप्स की तो वेबसाइट पे मिल जाएगी, छोटे ग्रुप्स की आपको उनको फ़ोन करके अप्रोच करना पड़ेगा, मेल करके अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो आपको मेल करेंगे। यूजुअली सारे बड़े प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप आपका क्रेडिट चेक माँगते हैं। तो अगर आप कनाडा नए-नए आए हैं दोस्तों, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड इमीडिएटली ले लो और जितने भी परचेज़ करते हो सारे क्रेडिट कार्ड पे करो। क्रेडिट कार्ड पे परचेज़ करो, उसका बिल टाइमली पे करो। क्रेडिट स्कोर कैसे बनाना है उसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी ही डाल दूँगा। बट अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना, 700 से ऊपर का अगर क्रेडिट स्कोर है तो वो एक अच्छा स्कोर कहलाता है। उस केस में ये नॉर्मली आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा है और आपका फिर उसके बाद में आपकी कंडीशंस देखेंगे कि भई आप बंदे फैमिली के साथ हैं या अकेले हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टियाँ ओनली फॉर बैचलर्स होती है, कुछ प्रॉपर्टियाँ होती है वो फैमिली के लिए होती है, कुछ प्रॉपर्टियाँ ओनली फॉर सीनियर सिटीज़न के लिए होती है। तो उसके हिसाब से जो है वो स्क्रीनिंग होती है और फिर आपका जो एप्लीकेशन अप्रूव कर लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ कि जब मेरे फ्रेंड के लिए हम अपार्टमेंट खोज रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड की वाइफ़ जो है वो प्रेग्नेंट है। सो सून दे आर एक्सपेक्टिंग ए बेबी, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर्ली इलैबोरेट किया। तो जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप है उन्होंने 2 बड़े ग्रुप है एमयू और किलम, दोनों ने ही एक ही बात बोली कि नॉर्मली हस्बैंड वाइफ कपल तक के केस में हम लोग आपको जो है ऊपर के फ्लोर दे सकते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के जो है अपार्टमेंट रेंट कर सकते हैं। मगर यदि बेबी है या एक्सपेक्टेड है तो हम नॉर्मली, अगर बेबी ऑलरेडी आपके घर में है तो हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर यूनिट या ही दे सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर, उससे ऊपर की प्रॉपर्टी वो लोग नहीं देते हैं आपको रेंट पे। और आपका बेबी एक्सपेक्टेड है तो वो रिकमेंड यही करेंगे कि आप ग्राउंड फ्लोर की यूनिट लीजिए। तो यही है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट है तो उस केस में वो पहले से अपनी टर्म्स आप पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर ऑलरेडी बेबी आपके घर में है और वो 17 साल से छोटा है, तो इन लोगों की पॉलिसी ही ऐसी है कि वो आपको ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर ही देते हैं, उससे ऊपर की यूनिट आपको रेंट पे नहीं देते हैं, ये अपार्टमेंट के केस में है। तो जस्ट ये आपकी जानकारी में भी आ जाएगा कि आप जब अपनी फैमिली के सिनेरियो को समझ के अपार्टमेंट हंट करेंगे तो किस तरह की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। हाँ, कुछ ग्रुप है वो दे देते हैं, सो ये इंडिविजुअल की पॉलिसी के ऊपर है। एक और चीज़, अगर आपकी फैमिली में 2 से ज़्यादा मेंबर हैं तो 1 बीएचके बड़े प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आपको नहीं देते हैं। 2 से ज़्यादा मेंबर होने पे आपको 2 बीएचके पे जाना ही होता है। 4 से ज़्यादा मेंबर है तो उसके अंदर में भी उनकी अलग से पॉलिसी है, 3 बीएचके पे आपको जाना पड़ता है। सो इस तरह से यहाँ पे अलग-अलग रूल्स हैं, वो अलग-अलग फैमिली सिनेरियो पे मेंटेन होते हैं। कुछ में डेविएशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो जब आप खोजेंगे तो कुछ रियलिस्टिक सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा और अकॉर्डिंगली आप रेंटल एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने अपार्टमेंट्स के केस में तो आपको बता दिया कि काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं, उनकी खुद की साइट पे आपको लिस्टिंग देखने को मिलती है प्रॉपर्टीज़ की। बट जब हम छोटे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप्स की बात करते हैं या कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो अपने घर में बेसमेंट या फर्स्ट फ्लोर जो है वो रेंट पे डालना चाहता है, तो उनके बारे में जब आपको पता करना है तो सबसे बेस्ट वे है फेसबुक मार्केट प्लेस और या फिर केजीजी करके एक जो एप्लीकेशन है वो। केजीजी पहले बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, फिलहाल कुछ दिनों से उसने अपनी पॉपुलैरिटी खो दी है बिकॉज़ ऑफ काफ़ी सारे स्कैम और वो सब होते हैं उसकी वजह से। बट मार्केट प्लेस अभी तक यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। हम लोग जब खोजने बैठे थे तो हमने मार्केट प्लेस बहुत खंगाला। इवन यहाँ पे चाहे कार लेनी हो, चाहे फर्नीचर लेना हो, जो भी कुछ आपको यूज़ प्रोडक्ट में जाना है या फिर आपको रेंटल में किसी में भी जाना है, तो मार्केट प्लेस एक पॉपुलर चॉइस बना हुआ है, फेसबुक मार्केट प्लेस। तो हम लोगों ने भी फेसबुक मार्केट प्लेस में खोजा, काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट्स मिले हमें। टाइमलाइन मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अपार्टमेंट है, बड़े ग्रुप के साथ रेंटल पे जाना है तो 3 महीने की टाइमलाइन लेके चलिए, उससे पहले आप अपनी सर्च चालू कीजिए। और इंडिविजुअल प्रॉपर्टायर से रेंट पे लेना है या किसी बंदे बेसमेंट वगैरह लेना है तो उस केस में 1 महीने पहले आप अपनी सर्च चालू करेंगे तो ही आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल पाएगी। इंडिविजुअल ओनर के साथ में रेंट पे लेना हो बेसमेंट या फर्स्ट फ्लोर तो ज़्यादा पहले सर्च करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है वो आपके लिए प्रॉपर्टी होल्ड पे नहीं रखेगा। तो बस वही एक छोटी सी पॉइंट था जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। ये सब चीज़ें मैंने आपको अपने रिसेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई है। मेरे जो फ्रेंड है उसने अभी जो है अपार्टमेंट रेंट पे लिया। उसको जो अपार्टमेंट मिला है वो रिवर व्यू में मिला है, थोड़ा दूर था बट स्टिल 2 बीएचके मिल गया और वो 1 सितंबर को मूव होगा, यानी कि आने वाले मंथ में वहाँ पे मूव हो रहा है अपनी फैमिली के साथ में। उसको जो मिला है वो मिला है 1350 प्लस यूटिलिटी में। तो यूटिलिटी इन द सेंस ओनली इलेक्ट्रिसिटी, बट हीट, सीवरेज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है 1350 में। तो ये अच्छा अमाउंट कह सकते हैं। मोंगटन की तरफ अगर आप देखेंगे तो मोंगटन सिटी में प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और हाईलाइट करता हूँ कि ग्रेटर मोंगटन में टोटली 3 एरिया आते हैं, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि ग्रेटर मोंगटन में डीएफ, रिवर व्यू और मोंगटन, ये 3 छोटे-छोटे पार्ट्स आ जाते हैं। मोंगटन सबसे बड़ा पार्ट है, वेल डेवलप्ड है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टियों के रेंट ज़्यादा है। डीएफ और रिवर व्यू में आप कंसिडरेबली लो प्राइस में प्रॉपर्टी मिल जाती है। बट अगर आप देखें तो उनकी डिस्टेंस भी यहाँ से 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो 10-15 किलोमीटर
कनाडा में अगर अटलांटिक एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है। सो हार्डली वो 10 से 15 मिनट का ही ड्राइव होता है बाय कार, तो वो मैनेज हो सकता है। यानी कि आप आउटस्कर्ट में भी फ्लैट ले सकते हैं और आराम से एक बजट में आपको फ्लैट मिल जाएगा और वहाँ पे आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सो ये दोस्तों मेरा एक अभी रिसेंट एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। जो भी न्यू कमर है या जो भी ऑलरेडी माउंटेन में रह रहे हैं और अपार्टमेंट हंट उनका स्टार्ट होने वाला है, अपार्टमेंट हंट कहूँ या अकोमोडेशन हंट कहूँ, तो उसमें शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको एक बेसिक गाइडलाइन यहाँ पे मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही आपके सामने आऊँगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। अगर आपको भी कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि जिस पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं अपने सोर्सेज से बात करके कुछ डिग करके आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में वो रिक्वायरमेंट ज़रूर डालिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।